द यूपीएससी हैबिटेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे तत्व पर बात करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अक्सर हमारी नजरों से ओझल हो जाता है। चलिए शुरुआत सीधे एक सवाल से करते हैं। जब हम पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले तेल आता है ना? लेकिन क्या कोई ऐसा छिपा हुआ शॉकवेव भी है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं हो रही? और इसका जवाब आपको चौंका सकता है। वो है सल्फर। जी हाँ, ये लड़ाई सिर्फ तेल की नहीं है, बल्कि ये कच्चे माल का एक ऐसा झटका है जिसका असर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर बहुत गहराई से पड़ रहा है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण का रोड मैप क्या है? हम इन 6 हिस्सों में बात करेंगे। पहले समझेंगे कि सल्फर खबरों में क्यों है, फिर उसके बेसिक साइंस को जानेंगे, भारत में ये कहाँ-कहाँ मिलता है ये देखेंगे, और फिर उद्योग और कृषि में इसकी क्या भूमिका है इस पर भी बात करेंगे। साथ ही इसके कुछ हैरान करने वाले उपयोग भी देखेंगे और अंत में यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर सल्फर अचानक से इतनी चर्चा में आ क्यों गया है। अब ये बहुत दिलचस्प आंकड़ा है। दुनिया भर में जितना भी सल्फर का व्यापार होता है उसका लगभग 35% हिस्सा सिर्फ पश्चिम एशिया से आता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर वहाँ कोई भी गड़बड़ी होती है तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर असर पड़ता है, और जाहिर है भारत भी इससे बच नहीं सकता। तो भारत पर इसका असर क्या होता है? सीधा सीधा असर पड़ता है। माल ढुलाई यानी फ्रेट रेट्स वो एकदम से बढ़ जाते हैं, शिपमेंट्स वो अटक जाते हैं, गैस की कमी होने लगती है। और इसका असर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि स्टील, एल्यूमिनियम, कपड़ा, इन जैसे कई ज़रूरी उद्योगों पर पड़ता है। और तो और, जो हमारा कृषि क्षेत्र है उसके लिए जो हम फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करते हैं उस पर भी असर पड़ सकता है। मतलब ये एक ऐसा शॉक है जो करीब 17 अलग अलग केमिकल वैल्यू चेन से होता हुआ सीधा हम तक यानी भारतीय उपभोक्ता तक पहुंचता है। चलिए अब जरा करंट अफेयर्स से हटकर इसके मूल विज्ञान पर आते हैं। सल्फर असल में है क्या? ये एग्जाम के सिलेबस के लिए एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। तो सल्फर क्या है? देखिए, ये एक नॉन मेटालिक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल है S। ये हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत यानी क्रस्ट में 13वां सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है। और अगर इसे इसके नेचुरल फॉर्म में देखें तो ये एक पीले रंग का क्रिस्टल जैसा ठोस पदार्थ होता है। और ये बात ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसे मार्क कर लीजिए। ज़्यादातर जो एलिमेंटल सल्फर हमें मिलता है वो सीधे खदानों से नहीं निकाला जाता, बल्कि जब तेल और गैस का उत्पादन होता है तो ये एक सह उत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट के तौर पर हमें मिलता है। यही वो कनेक्शन है जो तेल और गैस की जियोपॉलिटिक्स को सीधे सल्फर की सप्लाई से जोड़ देता है। अब फोकस करते हैं भारत पर। देखते हैं कि हमारे देश में सल्फर के संसाधन कहाँ-कहाँ हैं और इनका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। भारत की बात करें तो नेटिव सल्फर के जो बड़े भंडार हैं वो जम्मू कश्मीर के लेह जिले की पुगा घाटी में पाए जाते हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में जो बैरन आइलैंड है वहां भी ये मिलता है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में और उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं डिवीजनों में भी इसके भंडार हैं। यूपीएससी के लिहाज से ये सभी लोकेशंस याद रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो साल 2022-23 के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि ओडिशा 25% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था। उसके बाद नंबर आता है केरल, हरियाणा और गुजरात का। ये चार्ट हमें भारत के डोमेस्टिक सल्फर प्रोडक्शन की एक बहुत साफ तस्वीर दिखाता है। आइए अब देखते हैं कि ये कच्चा तत्व हमारी अर्थव्यवस्था, खासकर इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। ये एक बहुत ही पावरफुल लाइन है। कहते हैं कि किसी भी देश में सल्फ्यूरिक एसिड का कितना प्रोडक्शन और कितनी खपत हो रही है, इससे उस देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का पता लगाया जा सकता है। और सल्फ्यूरिक एसिड बनता किससे है? मुख्य रूप से सल्फर से। तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारी इकोनॉमी के लिए कितना फंडामेंटल है। और इसका महत्व सिर्फ इंडस्ट्री तक ही नहीं है। कृषि में सल्फर को चौथा सबसे जरूरी न्यूट्रिएंट माना जाता है। हम सब ने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम यानी NP और K के बारे में तो पढ़ा ही है। ये किसी भी फसल की रीढ़ की हड्डी होते हैं। लेकिन सच ये है कि सल्फर के बिना ज्यादा पैदावार और पौष्टिक खाना पाना लगभग नामुमकिन है। और इसके फायदे बहुत स्पेसिफिक है, जैसे कि ये तिलहन और दालों के बीजों में ये प्रोटीन और तेल की मात्रा को बढ़ाता है, गेहूं की क्वालिटी को बेहतर करता है जिससे मिलिंग और बेकिंग अच्छी होती है, जो सूखा नारियल यानी खोपरा होता है उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ाता है, और इतना ही नहीं,
पशुओं के चारे को भी ये ज्यादा पौष्टिक बनाता है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और सल्फर के कुछ ऐसे उपयोगों को देखते हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। ये मेन स्टाइल के सवालों के लिए काफी काम आ सकता है। सल्फर का इस्तेमाल सिर्फ खाद और एसिड तक ही सीमित नहीं है, ये बहुत ही वर्सेटाइल है। रबर को मजबूत बनाने के प्रोसेस से लेकर डिटर्जेंट और फंगिसाइड बनाने तक में इसका इस्तेमाल होता है। सल्फर लैंप नाम की एक बहुत ही एफिशिएंट लाइटिंग सिस्टम भी होती है। इसके अलावा कागज को ब्लीच करने, सूखे मेवों को प्रिजर्व करने, फोटोग्राफी में और यहाँ तक कि इको फ्रेंडली कंक्रीट बनाने में भी सल्फर एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। चलिए, जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के जरिए परखते हैं। स्क्रीन पर दिए गए इस सवाल को जरा ध्यान से देखिए। ये 3 स्टेटमेंट्स हैं। थोड़ा सोचिए, इनमें से कितने सही हो सकते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल 2 कथन सही हैं। स्टेटमेंट 1 और 3 बिल्कुल सही हैं, लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है। जैसा कि हमने पहले भी इस पर जोर दिया था, ज्यादातर सल्फर सीधे माइनिंग से नहीं बल्कि तेल और गैस के बाय प्रोडक्ट के तौर पे मिलता है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। तो चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। याद रखने वाली बातें क्या हैं? पश्चिम एशिया का संघर्ष 35% ग्लोबल सल्फर ट्रेड को प्रभावित करता है। सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का इंडिकेटर है। कृषि में सल्फर चौथा जरूरी न्यूट्रिएंट है। भारत में पुगा घाटी और बैरन आइलैंड में इसके मुख्य भंडार हैं और ओडिशा टॉप प्रोड्यूसर है। और सबसे जरूरी बात, ज्यादातर सल्फर तेल और गैस का बाई प्रोडक्ट है, इसे सीधे माइन नहीं किया जाता। और जाते जाते हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। सोचिए, जैसे जैसे दुनिया फॉसिल फ्यूल से ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, तो सल्फर जैसे ज़रूरी बाय प्रोडक्ट की सप्लाई भविष्य में कैसे सुनिश्चित की जाएगी? इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। इस विश्लेषण को देखने के लिए धन्यवाद।